नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे आज के इस वीडियो में। मैं अनीता पारेख, प्रवक्ता, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय, ब्रह्मपुरी, जयपुर। विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में, पिछले वीडियोज़ में हमने नागरिक शास्त्र शिक्षण के विषय में बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त की। आज मैं आपको एक नए टॉपिक नागरिक शास्त्र का अन्य विषयों से सहसंबंध के विषय में अध्ययन करवाऊंगी। तो हम चलिए चलते हैं हमारे आज के कंटेंट की तरफ और जानते हैं सहसंबंध क्या होता है। विद्यार्थियों, अन्य विषयों से सहसंबंध को जानने से पहले हमें सहसंबंध के अर्थ को जानना होगा कि सहसंबंध होता क्या है। तो हम जानते हैं सहसंबंध का अर्थ। हर्बर्ट महोदय ने सर्वप्रथम स्कूल के पाठ्य विषयों में समन्वय स्थापित करने के लिए कहा। यानी जो सहसंबंध का प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम स्कूल विषयों में, वह हर्बर्ट महोदय के द्वारा किया गया था। सहसंबंध अंग्रेजी भाषा के कोरिलेशन शब्द का हिंदी पर्याय है या हिंदी रूपांतरण है। हिंदी भाषा में सहसंबंध के पर्यायवाची अन्य शब्द समन्वय तथा समवाय हैं। यानी सहसंबंध कह लो या समन्वय कह लो या समवाय कह लो, तात्पर्य एक ही होता है। साधारणतः विभिन्न विषयों को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाने को सहसंबंध कहते हैं। यानी एक विषय को पढ़ाते समय दूसरे विषय को उससे कोरिलेट कर देना ही सहसंबंध कहलाता है। विद्यार्थियों, ये सहसंबंध का अर्थ था। अब हम इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए इसकी कुछ परिभाषाओं को जानेंगे। सहसंबंध की परिभाषाएं। हर्बर्ट महोदय के द्वारा सहसंबंध के बारे में जो परिभाषा दी गई है वह इस प्रकार है। पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि जिससे एक विषय के शिक्षण से दूसरे विषय के ज्ञान में सहायता मिल सके। हर्बर्ट महोदय ने कहा है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में जो विषय होते हैं उन्हें इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि एक विषय का जब हम शिक्षण प्राप्त करें तो दूसरे विषय के ज्ञान में हमें वह विषय सहायता प्रदान कर सके। दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर घाटे के अनुसार विभिन्न विषयों को पृथक संकुचित क्षेत्रों में रखकर नहीं बल्कि उन्हें अन्य विषयों से संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। प्रोफेसर घाटे कहते हैं कि अलग अलग विषयों को संकुचित क्षेत्र में रखकर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, उन्हें अन्य दूसरे विषयों से भी संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि एक विषय का संबंध दूसरे विषय के साथ करते हुए उस विषय का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों, ये हमने अर्थ और परिभाषा को जाना। अब हम सहसंबंध के प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। सहसंबंध के प्रकार। पहला है शीर्षस्थ सहसंबंध। शीर्षस्थ सहसंबंध, इससे तात्पर्य है कि अध्यापक एक ही साथ विभिन्न अंगों के मध्य, विषय के विभिन्न अंगों के मध्य संबंध स्थापित करता है। शीर्षस्थ सहसंबंध के अंतर्गत अध्यापक क्या करता है? एक ही सब्जेक्ट, एक ही विषय के विभिन्न अंगों के मध्य में संबंध स्थापित करता है, जिसे हम शीर्षस्थ सहसंबंध कहते हैं। जैसे कि हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्राथमिक स्तर पर यदि छात्रों को ग्राम स्तर या खंड स्तर का शासन पढ़ाया जाता है तो उच्च प्राथमिक स्तर पर उन्हें जिला शासन, माध्यमिक स्तर पर राज्य शासन एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर केंद्र की शासन व्यवस्था पढ़ाई जाए। इससे उनमें परस्पर सहसंबंध स्थापित किया जाए। इस प्रकार एक कक्षा का ज्ञान दूसरी कक्षा में सहसंबंधित करके पढ़ाया जाए, यही शीर्षस्थ
सहसंबंध कहलाता है। अगला हमारा है अनुप्रस्थीय या क्षैतिज सहसंबंध। इससे तात्पर्य होता है शिक्षा के विभिन्न विषयों को आपस में संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाना ही अनुप्रस्थीय या क्षैतिज सहसंबंध कहलाता है। विभिन्न विषय जैसे कि नागरिक शास्त्र के साथ में समाजशास्त्र का सहसंबंध, मनोविज्ञान का सहसंबंध, नागरिक शास्त्र और इतिहास का सहसंबंध, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का सहसंबंध करके पढ़ाया जाए, नागरिक शास्त्र और साहित्य शास्त्र के साथ संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाए, यानी विभिन्न विषयों को आपस में संबंध स्थापित किया जाए। यह अनुप्रस्थीय या क्षैतिज सहसंबंध कहलाता है। यह सहसंबंध दो प्रकार का होता है। पहला है आकस्मिक सहसंबंध। इसके अंतर्गत शिक्षण कार्य संपादित करते समय अचानक ही किसी विषय को संबंधित करके पढ़ाना ही आकस्मिक सहसंबंध कहलाता है। यानी कि मान लीजिए अध्यापक कोई विषय पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते वह अन्य किसी विषय से उस विषय का सहसंबंध स्थापित कर देता है, तो वह आकस्मिक सहसंबंध कहलाता है। इस हेतु शिक्षक को कोई पूर्व योजना नहीं बनानी होती। यहाँ विषय वस्तु के अनुरूप ही शिक्षक अपने अनुभव के द्वारा सहसंबंध स्थापित करता है। यानी अध्यापक को जो अनुभव होते हैं उसके आधार पर वह जो विषय पढ़ा रहा होता है उसका संबंध अन्य विषय के साथ कर देता है। मान लीजिए अध्यापक नगरपालिका के अधिकारों को स्पष्ट कर रहा है और उसका सहसंबंध वह अर्थशास्त्र के किसी उदाहरण को लेते हुए करता है, तो यह आकस्मिक सहसंबंध कहलाता है। दूसरा जो इसका प्रकार है वह है व्यवस्थित सहसंबंध। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, व्यवस्थित यानी इस प्रकार के सहसंबंध का जो सहसंबंध स्थापित किया जाता है उसके लिए शिक्षक अपने शिक्षण की योजना बनाते समय ही किसी विषय के संबंध में पूर्व में ही योजना बना लेता है कि आज मैं जब ये विषय पढ़ाऊंगा या ये टॉपिक पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी तो उस समय मुझे किसके साथ में इस विषय का, किस अन्य विषय के साथ में इस विषय का सहसंबंध स्थापित करना है। ऐसा शिक्षक शिक्षण कार्य की योजना बनाते समय पूर्व में ही सहसंबंध की योजना को निश्चित कर लेता है, जिससे उसका शिक्षण रुचिकर हो जाता है और सजीव हो जाता है। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, शिक्षण में कृत्रिमता आ जाती है। तो जब इस प्रकार के सहसंबंध का उपयोग किया जाए तो बहुत उचित तरीके से किया जाना चाहिए। तीसरा जो सहसंबंध का प्रकार है वह है व्यवहारिक जीवन से सहसंबंध। व्यवहारिक जीवन से सहसंबंध, इसके अंतर्गत क्या होता है, बालकों की जो शिक्षा होती है उसका बाह्य जगत के क्रियाकलापों से संबंध स्थापित किया जाता है। यानी बालक ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो शिक्षा उसने ग्रहण की है, उस शिक्षा का बाह्य जगत के साथ, संसार के साथ, जो संसार के क्रियाकलाप हैं उनके साथ संबंध स्थापित किया जाता है। विषयों का जीवन से संबंध स्थापित किया जाता है। विषयों को जीवन से संबंधित करने से तात्पर्य उन विषयों के नियमों, सिद्धांतों एवं प्रवृत्तियों की शिक्षा बाह्य जगत के प्रसंगों के साथ जोड़ करके दी जाए, जिससे विद्यार्थी इन विषयों के माध्यम से सीखी हुई पाठ्य वस्तु का व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सके। तो ये थे हमारे सहसंबंध के कुछ प्रकार। अब हम जानेंगे सहसंबंध के उद्देश्य क्या होते हैं। सहसंबंध के उद्देश्य, पहला जो उद्देश्य है इसका वो है ज्ञान की एकता की जानकारी देना। दूसरा है जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, यानी एक दूसरे के साथ जब हम जोड़ के पढ़ाते हैं तो हम वह चीज़ बच्चे को, विद्यार्थी को देते हैं जो कि उसके जीवन के लिए उपयोगी हो। और ज्ञान में एकता, कि ज्ञान आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ज्ञान की एकता की जानकारी हम सहसंबंध के माध्यम से विद्यार्थी को, छात्र को प्रदान करते हैं। उसे सहसंबंध के माध्यम से वही चीज़ दी जाती है जो कि उसके जीवन के लिए, उसके व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी होती है। तीसरा है
पाठ्यक्रम को सरल बनाना। सहसंबंध के माध्यम से जटिल विषय को भी बहुत सरलता के साथ विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी सहसंबंध का जो एक अन्य उद्देश्य है वह है पाठ्यक्रम को सरल बनाना। नेक्स्ट है कम समय में अधिक जानकारी प्रदान करना। सहसंबंध के माध्यम से विद्यार्थी को हम बहुत कम समय में बहुत अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि एक विषय जो विद्यार्थी पिछली कक्षा में पढ़ चुका है उसी का सहसंबंध हम अगली कक्षा में करते हुए जब आगे उसे बढ़ाते हैं तो उसे समझने में समय कम लगता है और अधिक जानकारी इस माध्यम से हम उसे दे सकते हैं। नेक्स्ट है विषय या पाठ में छात्रों की रुचि उत्पन्न करना। सहसंबंध का एक अन्य उद्देश्य यह भी है कि इस माध्यम से जो विषय हम पढ़ा रहे हैं या जो पाठ हम विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं उसमें विद्यार्थी की रुचि उत्पन्न हो जाए। नेक्स्ट है मानवीय संबंधों का ज्ञान कराना। तो विद्यार्थियों ये कुछ सहसंबंध के उद्देश्य थे। अब हम सहसंबंध की उपयोगिता एवं महत्व के विषय में अध्ययन करेंगे। सहसंबंध की उपयोगिता एवं महत्व। पहला है सहसंबंध पाठ्य वस्तु को सरल एवं बोधगम्य बनाने में सहायक होता है। जैसा कि हमने इसके उद्देश्यों में भी पढ़ा कि सहसंबंध जो पाठ्य वस्तु है या जो विषय है उसको सरल बनाता है, कम समय विद्यार्थी को अधिक जानकारी प्रदान करता है। इसी तरह इसकी एक उपयोगिता और महत्व यह भी है कि यह पाठ्य वस्तु को सरल बनाता है और विद्यार्थी के लिए बोधगम्य बनाने का कार्य करता है, उसमें सहायता प्रदान करता है। अगला है सहसंबंध स्थापित करके विषय वस्तु रोचक बन जाती है और उसका प्रभाव स्थायी होता है। यानी सहसंबंध के माध्यम से विद्यार्थी को जो विषय पढ़ाया जा रहा है उस विषय में रोचकता बनाई जाती है। सहसंबंध स्थापित करके विषय वस्तु रोचक होती है और जब कोई चीज़ रोचक होती है, विद्यार्थी को अच्छी लगती है, तो उसका प्रभाव भी स्थायी होता है। अगला है सहसंबंध से विभिन्न विषयों के प्रति छात्रों की रुचि बढ़ती है, क्योंकि इससे समझना आसान हो जाता है। जब सहसंबंध के माध्यम से विभिन्न विषयों को पढ़ाया जाता है तो छात्रों का अलग अलग विषय के प्रति रुचि उनमें जागृत हो जाती है। तो इस तरीके से जब पढ़ाया जाता है तो विद्यार्थी को अन्य विषयों को समझना आसान हो जाता है। अगला है एक साथ दूसरे विषयों को सह संबंधित करके पढ़ाने से समय व श्रम की बचत होती है। यानी एक विषय को पढ़ाते समय जब दूसरे विषय को सह संबंधित कर दिया जाता है और विद्यार्थी को ज्ञान दिया जाता है तो समय की बचत होती है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी उस दूसरे विषय के विषय में पहले से ही ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है और उसमें रुचि जागृत हो चुकी होती है, उसे समझने में समय कम लगता है और उसकी रुचि उस विषय के प्रति तथा जो पढ़ाया जा रहा है उस विषय के प्रति भी जागृत हो जाती है और अध्यापक को उसे स्पष्ट करने में अधिक श्रम नहीं लगता। तो इस तरह से पढ़ाने से समय व श्रम दोनों की बचत होती है। नेक्स्ट है समवाय पद्धति के द्वारा शिक्षण कराने से छात्र पाठ्यक्रम का बोझ महसूस नहीं करते हैं। विद्यार्थी को ये पता ही नहीं चलता कि पाठ्यक्रम कितना ज़्यादा उसके लिए कठिन है। क्यों? क्योंकि हम पहले ही सहसंबंध स्थापित करके जब उसको ज्ञान प्रदान करते हैं तो उस विषय में विद्यार्थी रोचकता का अनुभव करने लगता है और उसे पाठ्यक्रम बोझिल नहीं लगता, उसे बोझ महसूस नहीं होता। अगला है यह पद्धति रोचक तथा सजीव है जिससे शिक्षक एवं छात्र ऊब महसूस नहीं करते। यानी कि वातावरण को ये उबाऊ बिल्कुल नहीं बनाता, एक रोचकता इस माध्यम से पढ़ाने से बनी रहती है, एक सजीवता। क्योंकि विभिन्न विषयों का जब हम कोरिलेट करते हैं, कोरिलेशन जब हम करते हैं विभिन्न विषयों का, तो एक विषय में अपने आप स्वाभाविकतः एक रोचकता उसमें उत्पन्न हो जाती है और वह विषय सजीव हमारे सामने हो उठता है, जिससे कि कक्षा का वातावरण उबाऊ
नहीं होता, बोझिल नहीं होता। अगला, समन्वय के द्वारा सीखने में स्थानांतरण संभव होता है। सह संबंध स्थापित करके पढ़ाने से ज्ञान का स्थानांतरण, सीखने का स्थानांतरण संभव होता है, क्योंकि एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में स्वतः ही स्थानांतरित हो जाता है। तो विद्यार्थियों, सह संबंध की ये कुछ उपयोगिता व महत्व थे। अब हम सह संबंध से कुछ हानियाँ भी होती हैं, क्या हानियाँ होती हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सह संबंध से हानियाँ। सबसे पहला है, इससे विषयों की विशेषीकरण की प्रवृत्ति में बाधा आती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक विषय का एक विशेष महत्व होता है। जब सहसंबंध स्थापित करके पढ़ाया जाता है तो पर्टिकुलर उस विषय का जो विशेषीकरण की प्रवृत्ति होती है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। अगला है, विषय वस्तु का सह संबंध करने में समय अधिक लगता है और विषय वस्तु को सह संबंधित करने के चक्कर में मूल विषय से भटकाव हो जाता है। देखिए, विषय वस्तु को जब हम सह संबंधित करते हैं तो जो पाठ हम पढ़ा रहे हैं उस पाठ को तो हमें पढ़ना ही पढ़ना होता है, लेकिन साथ में उसका हम जिस विषय से सह संबंध कर रहे हैं उसे भी पढ़ना होता है। तो इस कार्य में समय अधिक लगता है और जो मूल पाठ हम पढ़ा रहे हैं या जो मूल विषय हम पढ़ा रहे हैं उससे भटकाव भी हो जाता है। दूसरा है, समन्वय प्रणाली का प्रयोग करते समय शिक्षक प्रायः बालकों के मानसिक स्तर का ध्यान नहीं रखता है, जिसके कारण छात्र विषय को सही ढंग से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जब सहसंबंध प्रणाली का उपयोग किया जाता है या समन्वय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है तो ऐसा करते समय शिक्षक क्या है, सिर्फ सहसंबंध स्थापित करने की तरफ ही ध्यान रखता है, उसका बालकों के मानसिक स्तर की तरफ ध्यान नहीं जाता। और उससे क्या होता है, छात्र विषय को, क्योंकि वह छात्र हो सकता है वह छात्र के मानसिक स्तर से ऊपर का हो जो हमने सहसंबंध स्थापित किया है, और छात्र उस विषय को सही प्रकार से ग्रहण नहीं कर पाता, सही रूप से नहीं समझ पाता। यह भी इसकी एक हानि है। अगला है, कक्षाओं के विद्यार्थियों का ज्ञान एवं मानसिक स्तर के साथ साथ उनके अनुभव सीमित होते हैं, अतः इनमें सहसंबंध पद्धति का प्रयोग उपयुक्त नहीं रहता है। कक्षा में कई तरह के विद्यार्थी होते हैं, उन विद्यार्थियों का ज्ञान का स्तर, मानसिक स्तर एक सीमित होता है और उनके जो अनुभव होते हैं वह भी एक सीमा तक ही होते हैं। तो जब सहसंबंध पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो उनके लिए है यह सहसंबंध पद्धति का प्रयोग उपयुक्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके अनुभव और उनका ज्ञान क्या है, एक सीमित है, यानी उन्होंने जो पढ़ा है वो एक सीमित क्षेत्र, संकुचित क्षेत्र तक का ज्ञान उन्होंने लिया है। तो यह भी सहसंबंध की एक हानि है। अगला है अपना, समन्वय के द्वारा केवल मुख्य बातों का ही अध्ययन होता है, गहन अध्ययन नहीं किया जा सकता है। सहसंबंध की जब प्रणाली को अपनाया जाता है तो सहसंबंध में सिर्फ मेन जो बातें होती हैं, मुख्य जो बातें होती है उन्हीं का अध्ययन करवाना संभव होता है। एक विषय का दूसरे विषय से बहुत गहनता के साथ अध्ययन का कार्य नहीं किया जा सकता। तो यह भी सहसंबंध की एक हानि होती है। अंतिम है हमारा, यह छात्रों की प्रकृति व रुचि को नज़रअंदाज करता है। इससे छात्रों को पाठ नीरस एवं बोझिल लगने लगता है। इसमें क्या होता है, सहसंबंध स्थापित करने के चक्कर में विद्यार्थी की रुचि को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि विद्यार्थी इस तरह से पढ़ने में रुचि ले भी रहा है या नहीं। इससे क्या होता है, जब हम किसी चीज़ में रुचि नहीं लेते हैं तो हमें वह चीज़ बोझिल लगती है ना। ठीक इसी प्रकार सहसंबंध के माध्यम से जब छात्रों की प्रकृति और रुचि को नहीं ध्यान में रखा जाता तब क्या होता है, छात्रों को वह पाठ या जो विषय पढ़ाया जा रहा है वह नीरस लगने लग जाता है, उन्हें वह पाठ या वह विषय बहुत बोझिल लगने लग जाता है। तो विद्यार्थियों, ये कुछ हमने सहसंबंध से होने वाली हानियों के विषय में जाना।
अगले वीडियो में हम नागरिक शास्त्र विषय का अन्य विषयों के साथ में सहसंबंध का अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का जो वीडियो है ये पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।